बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। ईद स्पेशल है क्योंकि ऑब्वियसली जिस दिन ये वीलॉग अपलोड होगा उस दिन आप ईद मना रहे होंगे। वैसे खैर इतना पुराना भी वीलॉग नहीं है, हमने चांद रात को ही रिकॉर्ड किया। और आज मेरे साथ बड़े ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं। एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको मैं मेरे ख्याल से 2011 से फॉलो कर रही हूँ, अली आफ्ताब सैयद साहब। बिल्कुल आप उनको जानते हैं। करंट अफेयर्स को बहुत ही एक अलग तरीके से देखते हैं। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बड़ा ज़बरदस्त है और हंसी मजाक में बहुत सी ऐसी चीज़ें वो कह देते हैं, कर देते हैं, जो एक मैसेज भी छोड़ देती है, आपको हालात हाज़रा से अपडेट भी कर देती है। और वो जैसे कुछ लोगों को जिनको मेरे स्कूल ऑफ थॉट से या मेरे स्टाइल से थोड़ा होता है ना कि ओह माय गॉड शी इज टू एग्रेसिव, मेरे ख्याल से आज मैंने एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की है। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत ज़्यादा मुबारक, आपने अपना चैनल शुरू कर लिया। हाँ जी बिल्कुल कर लिया। आपको बस फॉलो करते करते मैंने कहा कि भाई अगर अली आफ्ताब सैयद साहब कर सकते हैं सईद तो, हाँ अली आफ्ताब सईद। हाँ ओके चले, ये भी आपने अच्छा कर दिया कि आज एक करेक्शन कर दी। तलफ़्फ़ुज़ का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, वैसे मेरा तो हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, अंग्रेजी उर्दू दोनों के। इसका कोई हल है आपके पास? नहीं मेरे पास कोई हल नहीं, मेरा तो खुद तलफ़्फ़ुज़ नहीं ठीक। और ये तलफ़्फ़ुज़ वाला मसला नहीं है, वो तो सैयद तो मतलब काश मैं होता, लेकिन मैं नहीं है। आप वो सिंपल वाले सईद हैं। मैं सिंपल सईद। वो आप करंट वाले सईद नहीं, बिजली वाला करंट कह रही हूँ। हाँ वो मैं असल में मैं तो शेख हूँ। अच्छा आप शेख हैं। तो कश्मीरी हो है ना? नहीं मेरा नहीं ख्याल, हम कश्मीरी भी नहीं है, हम हैं कानो को शेख। तो वो ना हम सैयद हैं ना हम कश्मीरी हैं। चले जो भी हैं, बट अच्छे इंसान हैं और इसीलिए इनके साथ बैठकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत फोर्स करके, बल्कि कह ले बड़े तरले मिनते करके मैंने इनको बुलाया है, क्योंकि इनकी अपनी बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग चल रही है। पहले बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरती है, क्योंकि बड़ी ईद के अंदर ऐसा एक तासुर पाया जाता है कि मर्द हजरात को वाहिद वो टाइम है जब मर्द हजरात को काम करना पड़ता है, क्योंकि कुर्बानी की। तो आप काम करते हैं कि बेगम से काम कराते हैं इस ईद पे भी? नहीं जी, मैं किसी भी ईद पे बेगम से नहीं काम करवा सकता। मैं आपने वो टैलेंट नहीं है, मेरे में कभी भी नहीं रहा। हाँ। और वो यहाँ उसने पैदा नहीं होने दिया। हाँ। और दूसरा ये है कि मेरे दोस्त असल में बड़े रिसोर्सफुल हैं। तो जो एक अच्छी चीज है वो ये है कि वो कुर्बानी वाली सारी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ वो दोस्त ले लेते हैं, और यहाँ फिर वो कभी कभी इन लॉज की तरफ हो जाती है। तो फिर उसकी वजह से ना, मतलब जाहिर है मुझे जाना तो पड़ता है, एक चक्कर लग जाता है, लेकिन वो जो है ना कि अरेंज करना कसाई और लेके आना और लेके जाना, और वो आपकी हैसल नहीं है। वाह, ये तो फिर मजे हैं। हाँ, यानी आपकी तो बड़ी ईद भी बड़ी सुकून से गुजरती है। बड़ी ईद बड़े सुकून से। गुड कैप्शन है ना। और मैं कल देख रहा था, मैं गुजर रहा था कृष्ण नगर से, तो वहां पे एक बैनर लगा हुआ था अजान के टाइम, सुबह नमाज के टाइम का, ईद का। तो बहुत ही जल्दी का था। तो मैं इजहारे हमदर्दी में कर रहा हूँ कृष्ण नगर के रिहायशियों के साथ कि उनको इतनी जल्दी उठना पड़ रहा है, पड़नी पड़ रही है ईद की, और फिर कुर्बानी के लिए भी भागो भाग करनी पड़ी है। अच्छा भाई, अली को बुलाने का मकसद ये है, एक तो अच्छी इंटरेक्शन हो जाए, चले मुलाकात भी हो जाए, आप लोगों को भी एक हम अच्छा कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर सके इस वीलॉग, इस ईद के हवाले से। और तीसरी चीज़ ये, क्योंकि जब हम बात करते हैं, मिलते हैं दोस्तों से भी या सोशल सर्कल में भी, तो ज़्यादा पता सियासत ही खाते हैं, सियासत ही पीते हैं, तो कुछ करंट माहौल के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से गुफ्तगू होती है। सो अली, आपके घर में ऐसा माहौल है? डू यू टॉक अबाउट करंट अफेयर्स एंड डू यू टॉक अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज एट होम? बिल्कुल, घर पे मेरे तो माहौल हमेशा से ऐसा रहा है कि मौसीकी, फिल्में, करंट अफेयर्स, सियासत, हर चीज पे बड़ी गर्मा गर्म घर में नेशनल असेंबली का इजलास होता है? बिल्कुल होता है। वो खाने की मेज पर होता है कि वो अपने अपने कमरों में होता है? नहीं, वो जब भी इकट्ठे बैठे हों। हाँ। अपने अपने कमरों में तो नहीं होता, अपने अपने कमरों में तो सब अपने अपने ट्विटर पे लगे होते हैं, लेकिन जब भी हम इकट्ठे हों तो फिर ये होता है। तो इसीलिए इनको बुलाया गया है, क्योंकि जब आप आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं तो एक डिफरेंट व्यू आता है। ज़्यादा पता है, डिफरेंट लोग होते हैं, उनका अलग अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब वो पॉइंट ऑफ व्यू एग्रेशन की सूरत इख्तियार कर ले, वायलेंस की सूरत इख्तियार कर ले, मतलब इतना सीरियस हो जाए कि गाली गलोच पर बात आ जाए, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इससे पहले कि मैं अली आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दूँगी, और वो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब एक हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैं कसूरवार उनको समझती हूँ, पूरा नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो हालिया दिनों में रिसेंटली जो वाक़यात हुए वो उस साइड की या लाइन के उस तरफ के सियासतदानों के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए हुए
नॉट दैट कि आई वांट के पीटीआई या उनके हमदर्दी रखने वाले लोगों के साथ ऐसे वाकयात तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब हेट स्पीच के मुर्तकिब रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिशियंस? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब जो है वो आजकल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मतलब अपनी तकरीरों में जाती हमले उनकी तरफ से होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, जब कोई बंदा इस किस्म की चीज का मुर्तकिब ठहरता है, मतलब फिजिकली किसी को असॉल्ट करने का या किसी के मुंह पे जाके गालियां देने का, तो वो सबसे ज्यादा तो रिस्पॉन्सिबल खुद है। उसकी वजह ये है कि मतलब वो तो मतलब इमरान खान ने कुछ कह दिया है या नवाज शरीफ ने कुछ कह दिया है या जरदारी ने कुछ कह दिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं जाके किसी को मारना शुरू कर दूंगा। वो तो मतलब आपको, मतलब आप अगर एक शहरी हो किसी मुल्क के, आपको वहां के कवानीन का नहीं पता, तो वो अगर आप किसी भी वक्त आप मतलब एक होती है गैर इखलाकी हरकत, हाँ जी, एक होती है गैर कानूनी हरकत। तो वो गैर इखलाकी में तो चले वो सब्जेक्टिव मामला हो सकता है कि जी वो आपके इखलाकियात और मेरे इखलाकियात में फर्क हो सकता सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन कानून तो पाकिस्तान का है ना वो मेरा ना वो आपका। पर कानून हर एक पे हरकत में कहाँ आता है? वो भी तो सिलेक्टिव ही तरीके से हरकत में आता है। बिल्कुल ये बात है, लेकिन मसला फिर वही है कि अगर वो कभी हरकत में आ जाए, और यहाँ पर एक और चीज होती है कि वो जरूरी नहीं होता कि जिस मौके पे आपने कोई हरकत की है वो उसी मौके पे हरकत में आए, वो 6 साल बाद आ जाए। यहाँ पर ये लोग जो भी इस किस्म की आजकल हरकतें उठ के कर रहे हैं, उनको एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो ये है कि आप पे अगर एक FIR कट जाए, सच्ची झूठी व्हाटएवर, उसके बाद वीजा लगवाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है? वीजा लगवाना, हाँ, कि बाहर जाना है। और हमारी तो मतलब जो सरकार है वो भी यही सपोर्ट करती है, मतलब हमारे जो लीडर्स हैं उनको सबसे ज्यादा किस चीज का शौक है? वो कहते हैं कि आप जो हमारे शहरी हैं ना, वो किसी तरह बाहर जाएं और कमाएं और घर भेजें, रेमिटेंसेस आए। हाँ, तो यहाँ पे अगर आपका वीजा लगवाना, आप पे कभी FIR कटी हो, आपको फॉर्म में लिखना पड़ता है कि क्यों कटी थी। और फिर वही बात है कि आपको बड़ा नॉलेज है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कुछ? नहीं, लेकिन वो क्योंकि फॉर्म आपने किसी के साथ किया है? फॉर्म भरते हुए वो खाना हर दफा मेरी आंखों में से गुजरता है, और जब मैं उस पर नन लिखता हूँ तो मुझे बड़ी तस्कीन पहुंचती है। क्योंकि यहाँ पे पता है, इधर एक और बड़ी कुछ अरसे से ना बातें शुरू हुई है कि इस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया है जो वीजे लगवाना चाहते हैं। तो जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अपने मुंह से मान रहा हूँ कि मुझे बड़ा शौक है वीजे लगवाने का। नहीं, वो तो मुझे भी बड़ा शौक है, लेकिन असल में मेरे बिहाफ पे कोई एजेंट लगाता है ना, तो मैं ये फॉर्म पढ़ने से भी महरूम हूँ। तो ये इस तरह की चीजें जो है ना, एक तो ये कि जो सबसे ज्यादा कसूरवार वो है जो वो ये करता है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये है कि वो जाहिर है, मतलब फिर भी बात है कि वो ठीक है, खान साहब भी अगर कहीं पे जातियात पे उतरते हैं, मतलब फिर वो बात है कहीं पे नहीं, देखिए मेरे बड़े जनरस होके बात कर रहे हो अली। नहीं देखिए, जातियात पे उतरते हैं, मैं तो शुरू यहाँ से किया था, लेकिन देखिए उन्होंने भी किस जगह पे कहा है कि फलाने को जाके मारो, लेकिन कंडेम भी नहीं किया। नहीं, वो तो ठीक अभी 2 दिन पहले, आज मतलब ये देखिए आज ईद का पहला दिन है, 2 दिन पहले भेरा के ऊपर एहसन इकबाल, वो शख्स जिसने जमीन की खातिर, रियासत की खातिर, सियासत की खातिर गोली तक खाई, यू नो दैट, वो भेरा इंटरचेंज के ऊपर एक खानदान अपनी जहालत का मुजाहरा कर रहा था, खुल्ला जहालत का मुजाहरा कर रहा था, चोर चोर के नारे लगा करके। और ऐसे टाइम पर इस शख्स का, जो कि इस टाइम पे हुकूमत में है, और हुकूमत में आपको पता नहीं अक्रॉस द बोर्ड सब लोग जो है ना वो बहुत बन जाते हैं कि भाई माइट इज राइट, हम तो पावर में हैं। उसने फिर भी बड़े कूल का मुजाहरा किया। वो तमाम खानदान खवातीन थी उसमें, वो तो लिटरली उन्होंने उनको हरास किया चोर चोर कह के, इसको क्या कंडेम किया। और एट द सेम टाइम इमरान खान साहब जलसा कर रहे थे। चलो उस जलसे में पता नहीं चला, अगले जलसे में कंडेम कर दें। बिल्कुल, एक तो ये चीज है कि कंडेम करना बहुत जरूरी है, उनको खान साहब को करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये है कि जाहिर है ये लोग नए नए जज्बाती हुए हैं, इनको अभी इस तरह के वाक़े का ना 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये कि जो हुआ तो आपने भी देखा, दूसरा ये कि इससे ना उस खानदान को शय मिलती है, या इस इवेंट को देखने वालों को शय मिलती है। तो होता ये है कि अब ये अगर वही बात है, या तो कानून हरकत में आ जाए, ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो इस तरह की चीज किसी और के साथ होगी। अच्छा, वो एहसन इकबाल साहब तो बहुत शरीफ आदमी है, वो तो कुछ नहीं हुआ,
ये अगर आबिद शेर अली के साथ करने की कोशिश करेंगे तो वो पूरा कर देगा। अच्छा, आपका नूर आलम साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और ये चंद साहब के हवाले से क्या ख्याल है? उन्होंने दा शराफत दा लेवल किए गए अली आफ्ताब दी नजर च, क्योंकि एक रेस्टोरेंट में वो खाना खा रहे थे एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट हैपेंड ड्यूरिंग रमजान, और उनके साथ भी इसी किस्म का सलूक हुआ। फिर ऑब्वियसली मुक्के शुक्के लवज्जे, मतलब हथ वथ भी चले। तो वही ना, वो तो नहीं दोबारा करेंगे ना, जिनको उसके बाद पड़ गई। क्योंकि उससे एक दिन पहले ही इमरान खान साहब ने, 1 या 2 दिन पहले ही इमरान खान साहब ने बोला था कि भाई जो लोग मुझे धोखा दे रहे हैं करके वो बाहर निकल के दिखाएं, शादियों पे जाकर दिखाएं, अपने बच्चों की शादियां करके दिखाएं, आप पब्लिकली जरा मुझे घूम फिर के दिखाएं। तो ये उकसाना ही होता है। इजंट दिस हेट स्पीच एंड इनसाइटिंग पीपल टू वायलेंस? देखिए मसला फिर वही है कि अब एक है गैर इखलाकी चीज़, एक है गैर कानूनी चीज़। अगर आप वो हेट स्पीच वो 153A की तरफ आ रही हैं तो मसला फिर वही है कि वहाँ वो कहेंगे कि जी मैं तो कह रहा था कि आप इन ऐसे लोगों से रिश्ता ना जोड़ें, मैं ये तो नहीं कह रहा था कि आप शादी पे जाके ग्लास चला दें। ठीक है, तो वो आप उनको इस मतलब खान साहब को कानूनी तौर पे तो इस पे नहीं पकड़ सकेंगे, लेकिन इखलाकी तौर पे ये बात दुरुस्त है कि उनको इस तरह के वाकयात की मजम्मत करनी चाहिए ताकि उनके फॉलोअर्स ये चीज ना करें। सब पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, हैंडसम भी हैं, चलो वो तो प्लस पॉइंट हो गया, उनकी बात सुनी जाती है। क्योंकि इस तरह की बात अली मैं इसलिए कह रही हूँ और अपने देखने वालों के लिए भी कि उनको ये ना लगे कि सिर्फ एक तरफ का प्रोग्राम हो रहा है। मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैंने बिलावल की किसी तकरीर में जला दो, गिरा दो, मार दो नहीं सुना। मैंने मरीम नवाज की भी किसी तकरीर में नहीं सुना, मैंने नवाज शरीफ की भी किसी तकरीर में नहीं सुना। या शायद इमरान खान ने इतना रिपीटेडली ये वायलेंस वाला एलिमेंट लेकर के आए हैं कि शायद उनका मेरे दिमाग में रह गया हो। आपको कुछ याद पड़ता है कि किसी और सियासतदान ने इस तरह की बात की हो? देखिए क्योंकि माशरे को लेके किस तरफ जा रहे हैं ना। देखिए बात फिर वही है कि खान साहब लेट आए हैं, ठीक है, सियासत में उनके साथ अब वो हुई है जो बाकी बहुत पहले भुगत चुके हैं। 25 साल की स्ट्रगल है वो कहते हैं। वो स्ट्रगल तो है, लेकिन उनके साथ अब वो हुई है ना जो बाकी सब भुगत के इस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ, और सारा एतराज भी यही उठता है ना कि जी अब वो एवोल्यूशन में हम आगे चले गए हुए थे और फिर खान साहब आ गए और फिर हम थोड़ा सा पीछे चले गए। थोड़ा सा तो नहीं, खैर बहुत गए, बट अदरवाइज ये तो देखें, अदरवाइज नून लीग इज द ओरिजिनल पीटीआई, ये तो इसमें कोई शक नहीं है ना। हाँ, तो आप बेफिक्र रहें, ये बड़ी अच्छी बात है कि नून लीग अभी वो कर रही है रिस्ट्रेंट का मुजाहरा, लेकिन ये अभी इनको वापस जाते हुए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बात फिर वही है कि अब अभी वैसे तो मेरा ये ख्याल है कि ये मेरी नाकिस राय है कि शायद खान साहब के नाम की फाइलें अब बंद हो चुकी हैं, लेकिन बहरहाल अब अगर कभी दोबारा खान साहब आए पावर में तो अब उनको भी आप ऐसे ही देखेंगे जिस तरह से अब नून लीग को देख रहे हैं करती है। लेकिन अली एक और चीज भी है ना, इट इज बियॉन्ड पार्टी ना। अगर हम जनरली सिर्फ पार्टी को अलग करके सिर्फ पॉलिटिशियंस की देखें, क्योंकि हमारे मुल्क में क्या होता है कि पॉलिटिशियंस ही रोल मॉडल होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे टेलीविजन या सिनेमा के अच्छे हीरोज हैं, लेकिन वो उन हीरो को वो हीरोइज्म नहीं मिला कि लोग उनको फॉलो करें। यानी आप देखेंगे, एटलीस्ट मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है कि लोग इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं क्योंकि उनके लिए स्टार भी वही है, इंस्पिरेशन भी वही है, इन्फ्लुएंसर भी वही हैं। अब मरीम नवाज को फॉलो कर रहे हैं, जैसे वो ड्रेसअप करती हैं, जैसे बात करती हैं, या जिस तरह से भी कि यू नो। और वहाँ से पीपल्स पार्टी के अगर जो फॉलोवर्स हैं तो दे हैव बिकम बिगर स्टार्स रादर देन बिगर पॉलिटिशियंस, बिकॉज हमारे बाकी एरियाज में और स्टार्स नहीं बन रहे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट हियर इज कि ये इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि इन्होंने एक्चुअली सियासत का कल्चर क्या बनाना है और आगे लोगों को क्या देना है। बिकॉज अगर खान साहब को एक तरफ एक लम्हे के लिए एक साइड पे कर लें, बाकी जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी एंड PMLN, वो एक ट्रांजिशन फेज में है कि पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी को कुछ चीज़ें वो सौंप रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर सियासत का कल्चर ये हो जाएगा कि गाली गलोच, मार कुटाई, मारना धारना, कोर्ट कचहरी, तो ये मुल्क तो बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। देखिए बात ये है कि मेरे बड़ी लिमिटेड ऑडियंस है। ओके। और मेरी बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑडियंस इसलिए है क्योंकि मैं जो करता हूँ वो लोग नहीं देखना चाहते। अच्छा, लोग जो देखना चाहते हैं, मतलब मैं देखता हूँ मेरे साथ के लोग हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं, उनको ज़्यादा लोग सुनते हैं, देखते हैं, उसमें एक फ़र्क है। सो बुनियादी तौर पे आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक ये है कि किसी को नई बात कर लें, सही, और दूसरा ये कि जो लोग सुनना चाहते हैं उनको बता दें। जो लोग सुनना चाहते हैं उनको जब आप वो बताते हैं तो वो सारे आपको सुनना शुरू कर देते हैं। लोगों को तैयार किसने किया कि लोग ये सुनना चाहते हैं और ये नहीं सुनना चाहते? देखिए फिर वही बात है
कि यहाँ पर जो एंकर्स हमारे हैं जो जिनके बारे में मशहूर है कि जी ये इमरान खान की लाइन टो करते हैं, या जी ये नवाज शरीफ की लाइन टो करते हैं, ठीक, ये पटवारी और ये जूतियाज हैं, चलो सीधी सीधी गल करो। हाँ, आपके ख्याल में उनकी जो फॉलोइंग ज्यादा है वो इस वजह से है कि वो एक पार्टी की लाइन टो करते हैं और उसकी वजह से उस पार्टी के फॉलोअर्स उनको सुनते हैं? इसमें सिर्फ ये मामला नहीं है, इसमें एक और मामला ये है कि जब आप किसी भी पार्टी की लाइन टो करते हो ना, तो आपको देती होती है खुशखबरी। ये लोग हर चीज शुरू करते हैं मुबारक हो, ठीक है, मुबारक हो जी पाकिस्तान में तेल निकला है, अच्छा जी मुबारक हो वो जी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गया, अच्छा जी मुबारक हो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गया, अच्छा जी मुबारक हो इमरान खान साहब को हटा दिया है, दूसरे आ गए हैं, हम कुछ कर भी नहीं सक रहे लेकिन साजिश बेनकाब हो गई। सो जोर किस पे है? मुबारक हो गए, ठीक है, वो हर पार्टी ने मुबारक देनी है किसी तरह। तो मैं तो ये आपको बता रहा हूं कि मेरा तो मसला ये है कि मैं मुबारक नहीं देता। यहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है कि बिल्कुल ठीक है, ये बर्दाश्त होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये एक तो ये कि इमरान हम पाकिस्तान ना लूप में फंसा हुआ है, ठीक है, हर 5-7 साल में फिर वही लूप रिपीट हो जाता है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं ना कि इस वक्त वो इमरान खान साहब ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने मेरी नजर में मुझे ऐसे लगता है कि शायद उन्होंने देखा कि अच्छा ये जो ऑडियंस है ना ये उनको लगा कि जैसे नफरत बिक रही है सो नफरत बेचो। हाँ, अच्छा अभी वही वाली बात है कि इमरान खान साहब जब आ जाएंगे दोबारा पावर में तो फिर ये जो दूसरी पार्टियां इनमें से एक कहेगा अच्छा जी वो किधर है, वो शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पे 5 साल हम सब कुछ छोड़ देते हैं, बिजली भी बनानी बंद कर देते हैं क्योंकि जाहिर है हमारा जो ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो खराब होता है, हम इंपोर्ट भी बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, उसके बाद हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर होना शुरू हो जाता है, सब कुछ मतलब जाहिर है बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब वो बेहतर हो जाता है, जब दोबारा हम बोरोइंग कर सकते हैं, फिर हम मैस बोरोइंग शुरू कर देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 5 साल बाद वो टाइम आ जाता है, मतलब आप देख लें कि 5-5 साल का लूप चल रहा है। तो ये जो है ना ये सब कुछ लूप में चल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो चले ठीक हो जाएगा, अभी ये इन्होंने एहसन इकबाल साहब के साथ कर लिए, इनकी चले शायद बचत हो गई है। ख्वाजा आसिफ के मुंह पर स्याही फेंक दी, नवाज शरीफ के ऊपर जूता फेंक दिया, ये नूर आलम और ये चंद साहब और मुस्तफा नवाज के साथ जो वाकया हुआ ये मैंने बता दिया, और ऐसे बहुत से वाकयात है जो होते रहते हैं। बिल्कुल नहीं, अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे बल्कि और ज्यादा होते जा रहे हैं। देखिए ना, जो एक वो खाना काबा में वाकया हुआ, बिल्कुल उसके फौरन बाद इस्लामाबाद में रिटेलिएशन हुई, ठीक है, दूसरी पार्टी के खिलाफ, बिल्कुल बिल्कुल। मुस्तफा नवाज खोकर वाला हुआ, मुस्तफा नवाज खोकर ने वही ठोक दिया, बिल्कुल। अच्छा, और उसने बता दिया आइंदा भी करोगे तो भाई आइंदा भी मेरा यही। अच्छा, अभी ये एहसन इकबाल साहब वही बात, नस्तालीक आदमी, इन्होंने कुछ वो नहीं किया, लेकिन अब होगा कि आपके ख्याल में नून लीग के वर्कर्स को कोई रोक सकता है? वो अब फिर वही बात है, हम नहीं इनकरेज कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि इसको यहाँ खत्म होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को इनकरेज करना चाहिए कि भाई रुक जाओ, डिस्करेज करना चाहिए, इस एटीट्यूड को इनकरेज करना चाहिए, सब्र और बर्दाश्त नहीं। वो तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये अगर वो करेंगे ज्यादा अच्छी बात है, जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर वो नहीं करेंगे तो जो भी इंस्टिगेट करता है वो जब कुट खाएगा तो वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो ये इन एनी केस ये एवोल्यूशन का हिस्सा है, ये मामला सही हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो ये करता है उसको कुट पड़ेगी तो फिर यानी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नहीं, मैं तो इस ये कह रहा हूँ कि ये वाली जो है ना एवोल्यूशन, तो ये हम किसी तरह इतना तो इवॉल्व हो ही जाएंगे कि ये मामला शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? देन व्हाट? ये जो आप जिस जगह पे इस वक्त बैठी हुई है, ये मुझे बताएं 20 साल बाद हैबिटेबल कैसे है? यहाँ पे आप पॉलिटिकल इश्यूज को किसी तरह से ठीक अगर कर भी लें, और वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई बंदा सही बात नहीं करता, लेकिन इकोनॉमिक इशू जो कि बहुत मुश्किल है ठीक करना, बहुत ही सख्त फैसले लिए बगैर, और वो सख्त फैसले ये नहीं है कि तेल महंगा कर दो, महंगा कर दो, वो कुछ और है, आपको पता है, वो लिए बगैर इकोनॉमिक इशू यहाँ का हल नहीं हो सकता। अच्छा चले कर भी लें, फिर क्लाइमेट का क्या करना? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको अंदाजा भी है कुछ? ये 20 साल बाद जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये जगह मुझे तो नहीं अंदाजा मतलब कि ये कैसे रहने के काबिल। ये बहुत गहरी बात की है आपने, लेकिन इसके ऊपर ना कोई बात नहीं करता। हम मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं करते क्योंकि रेटिंग नहीं आती ना, लोग को समझ नहीं आती, लोगों को समझ नहीं। आज के दिन भी लोग ये थोड़ी सुनना चाहेंगे
कि जी क्लाइमेट चेंज क्या हो गया, कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो गई। वो मैं देख रही होती हूँ, शरीर रमान साहिबा भी डेली अपडेट कर रही होती है अपनी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह। लेकिन यू आर राइट, एक्चुअली यू आर राइट, ये बहुत गहरी बात है, बहुत पढ़ी लिखी बात है, लेकिन असल में ये सही मसले हैं। जो नई वॉर है वो इकोनॉमी की वॉर है, जो 20 साल के बाद मेरे ख्याल में तो, बल्कि मैं असल में ना बहुत जेनरसली कह रहा हूँ, 20 तो बहुत ज्यादा साल होते हैं। यहाँ पे बहुत जल्दी फूड स्कार्सिटी होने लगी है। पानी तो पानी का मसला होने लगा, और ज़ाहिर है पानी नहीं है इसी वजह से। लेकिन हमारे किसी भी सियासतदान का, किसी भी हुकूमती बंदे का, या इवन हमारी पूरी पूरी रियासत का इस तरह फोकस ही नहीं है। बिल्कुल, वो जब ग्लोबल वार्मिंग करते हैं ना, तो वो उनको लोगों को शायद एहसास होता है कि कोई ऐसी चीज है जो ग्लोबल है, हमें कोई हमारी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ रहा। बात ये है कि अगर 2 डिग्री मौसम यहाँ का ऊपर चला जाता है तो इधर कुछ नहीं होगा। तो मैं बेसिकली बुनियादी मेरा वो इसको इतना फैलाने का मकसद यही था कि इतना कुछ खराब हो रहा है और आगे देख ही नहीं रहा कि कुछ किसी तरह से भी हम सरवाइव कर सकते हैं। उसमें ये है कि बीच में छोटे मोटे कुछ स्क्रमिशेस को, ये छोटे मोटे को रेस्टोरेंटों के फड्डे मतलब नहीं होने चाहिए। ऑफ कोर्स मैं तो सोच रही हूँ क्या फर्क पड़ता है, आप तो वीजे लेके बाहर चले जाएंगे, बाकी अवाम का क्या? आपको तो वीजों का शौक भी पड़ा है। एग्जैक्टली, तो बाकी अवाम का क्या? अभी आपको एक और चीज का नहीं पता। हाँ। वो ये है कि हम पाकिस्तानियों के लिए ऑलरेडी इतना मुश्किल है वीजा लेना। बिल्कुल। जब क्लाइमेट अपार्थीड होना है, जब ये पता लगना है कि जी यहाँ नहीं रहा जा सकता, तो आपके ख्याल में कनाडा की इमिग्रेशन उसी रात 24 करोड़ पे जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। और कनाडा वाले हमें मुंह भी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? वी आल्सो हैव टू सी दिस ना। ऑलरेडी कनाडा का प्रोसेस इतना लेंथी है, नॉर्मल प्रोसेस इज सो लेंथी। तो कुछ ऐसा ना करें जिससे वीजा खराब हो सके। मेरी तो इन्होंने समझ नहीं आती, तुसी कह दो ते टाइम भी आप हो गया, तुसी भी जाना है, असी भी जाना है, तो एक पाकिस्तान की हालिया सिचुएशन के ऊपर कुछ शायरी कर दें, कुछ गाना गा दें, जो आपकी मर्जी है, अपने तरीके से जरा आवाम को समझा दें एंड के ऊपर। और टाटा बाय बाय। आपने लाइक करना, आपने सब्सक्राइब करना, आपने फीडबैक देना है, और इनको सुनिए, और फिर खुदाफिज। और अगर आपने को बहुत बुरी खबरें सुननी हो ना, तो आप मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं। और मैं डर गई, मैंने कहा आपने बुरी खबरें सुननी है तो विदेश का टीवी शो देख लो। मैं तो डर गई, मैंने कहा ये क्या हो गया। अच्छा, जब भी आपको लगे ना कि यार मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा मसला है, तो आप मेरे चैनल पे लॉग इन करें। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अकेले नहीं है, सारे तबाह बर्बाद होने लगे हैं। उससे शायद आपको तस्कीन मिले, क्योंकि वो तो आप भी नेगेटिविटी रहे। चलो जी, ये तो पूरी कन्वर्सेशन के बाद पता चला। वो था ना परेश रावल का, वो आंखें फिल्म का डायलॉग था ना मेरे ख्याल में, कि मेरे को अपने गम सुना, मेरे को ठंडी मिले। तो वो गाना मैं एंड में गा देता हूँ। गाना मैं ना एंड में आपको सुनाता हूँ कि आज सुबह से मेरे पता नहीं क्यों बज रहा है मेरे कानों में, और अब मुझे बैठ के आपके साथ एहसास हुआ कि गाना आज के लिए बड़ा एप्ट है, क्योंकि वो आपने बात की बर्दाश्त की। अच्छा, और एक दूसरे को उसमें मतलब पॉलिटिकली ओपिनियन सुनने की। तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हमने तो अब दोस्तियां खत्म करनी शुरू कर दी हैं, इस वजह से कि उसके पॉलिटिकल व्यूज कुछ और हैं। तो वो एक नमक हराम फिल्म का गाना है, और वो फिल्म वैसे तो बड़ी मुश्किल इसलिए देखनी, उसमें वो है राजेश खन्ना, वो मुझे बिल्कुल मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। ये तो अच्छा सॉरी, अच्छा आदमी है, इतना बड़ा स्टार है। लेकिन ये है कि वो फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो फिल्म इंटरेस्टिंग इस तरह है कि वो एक उसका अमीर दोस्त, जिसकी अपनी वो फैक्ट्री है या मिलें हैं, कुछ इस तरह का है, वो देख रहा होता है कि मेरी फैक्ट्री या मिलों में जो मजदूर हैं वो कोई अपराइजिंग प्लान कर रहे हैं, और वो कोई हड़ताल और ये तो वो उसको बना के भेजता है अपना जासूस के, जाके देखो कि मजदूरों में क्या प्रॉब्लम है, उनको कैसे हमने जो है ना। लोग राजेश खन्ना के लिए भी देख लेंगे और बच्चन साहब के लिए भी देख लेंगे। हाँ, तो वो बड़ा आइडिया बड़ा जबरदस्त है। तो वो गाना कुछ इस तरह से, आर डी बर्मन ऑफ कोर्स। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं, दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है। सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है।
उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं, जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो दिल का हाल बुरा होता है। दिल में यादों के जैसे तीर चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं। Superb. Thank you very much for your time and all the very best with your YouTube channel. Thank you. और इनके चैनल को भी देखिए, हमारे चैनल को भी देखिए और अपनी जिंदगियों को भी देखिए, अपने आप को भी देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।